गाइस, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी। इसमें कि हम लोग उसका पहला चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चैप्टर जो है हम लोग का वो है क्लास 12। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है जीवों में जनन। Reproduction in organism। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हम लोग जानेंगे जीवों में जनन किस तरह का होता है। लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, प्लांट में किस तरह का जनन होता है, प्लांट में किस भाग से जनन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला जो टर्म होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। पहला टर्म जो होता है वो है लाइफ स्पेन, जीवन काल। जीवन काल, लाइफ स्पेन। हम लोग पहले इसको जानेंगे कि लाइफ स्पेन होता क्या है। तो लाइफ स्पेन होता है किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको जीवन काल कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु का अर्थ है हम लोग का कि उसका नेचुरल डेथ होना, उसका आयु का पूरा होना। ये नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, हमारा रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारा प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ, वो मेरा कृत्रिम तरीके से मृत्यु हुआ। प्राकृतिक मृत्यु मतलब हम पूरा अपने लाइफ को पूरा जिए, उसको हुआ, वो हुआ हमारा प्राकृतिक मृत्यु। तो यहाँ लिखते हैं जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ तक का समय जीवन काल लाइफ स्पेन कहलाता है। मतलब किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल लाइफ स्पेन कहलाता है। जैसे कोई जीव जैसे मानव हो गया, वो जन्म लेता है। कुछ होता है कि 60 वर्ष में भी मर जाते हैं, कुछ होता है कि 100 वर्ष तक चलता है। तो एवरेज जो उसका लिया जाता है, एवरेज जो निकलता है, बहुत सारा औसत निकाला जाता है, बहुत सारा मतलब किसी भी आबादी का ले लिया तो उसमें देखता है किसी भी एक डाटा तैयार कर लिया जाता है। डाटा मतलब कि मोहन है, माना कि मोहन, राम, श्याम, सोनू, ये जिया 50 साल, ये 40 साल, 30 साल, 60 साल। तो इसका एक एवरेज, इसी तरह किसी का भी एवरेज एक तैयार कर लिया जाता है। तो इसका एवरेज निकाला जाता है इस तरह, किसी भी सबको जोड़ दीजिए और जितना अंक है उससे भाग दे दीजिए। 40, 30, 60, वाई जितना संख्या है 1 2 3 4 से डिवाइड कर देना है। 50 से 90, 90 120, 120 और 30, 120 और 30 80 डिवाइड बाय 4, 4 चौके 16, बचा 2, 4 पंचे 20, 45। यहाँ पे हम लोग जो लिए थे 40, 50, 40, 30, 60, तो इसका एक एवरेज आ गया कि सभी एज जो होगा 45 साल के बीच का एवरेज है। मतलब सभी का एक एवरेज लिया गया, उस 45 साल हुआ। इसी तरह मनुष्य का जो एवरेज ईयर निकाला जाता है, उसी तरह एक डाटा एवरेज जो होता है 60 वर्ष होता है। 60 वर्ष मनुष्य का जीवन काल होता है।
ठीक, उसी तरह बहुत सारा जीव होता है, जीवों का जो बहुत सारा जीव है, जीवों का भी जीवन काल अलग अलग होता है। तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है, क्या किसी जीव का उसके आकार, बाहरी आकार आकृति का उसका संबंध उसके जीवन काल से होता है? तो नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारा जीव, हम अभी पहले लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे मानव का 60 वर्ष हो गया, तोता का 140 वर्ष, और कौवा का 15 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष। एक बरगद वृक्ष है, बरगद वृक्ष है 200 से 300 वर्ष। एक कैलिफोर्निया में लाड़िया वृक्ष पाया जाता है, लाड़िया वृक्ष, उसका जो होता है 11,300 वर्ष। और सब बहुत सारा है, जैसे कुत्ता का होता है 20 से 30 वर्ष। पच्चीस से 30 वर्ष। हाथी का होता है 60 वर्ष। एलिफेंट, इसके बाद 60 वर्ष होता है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल हुए, जैसे मानव का हुआ 60 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष, बरगद का वृक्ष 200 से 300 वर्ष। लाड़िया वृक्ष जो होता है कैलिफोर्निया में पाया जाता है। कहाँ? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में जो पाया जाता है, इसका जो होता है 11,300 वर्ष लगभग बताया गया है। ये सबसे अधिक दिनों पर जीने, सबसे अधिक दिनों तक इसका जीवन काल होता है। लाड़िया वृक्ष का 11,300 वर्ष। कैलिफोर्निया में एक बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे पाया जाता है। ये बरगद का वृक्ष जो है 300 से 400 वर्ष का है, 200 से 300 वर्ष का है। इसका जो ये हमारा कलकत्ता हावड़ा में मिलता है बरगद का वृक्ष, वहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ मिलता है बरगद वृक्ष। जो ये सब का है, इतना लाइफ स्पेन है, जीवन काल है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग को दिखाने के लिए जो है देखने वाला तथ्य है। तोता, ये भी क्या है? पक्षी है, बर्ड है। और कौवा है, ये भी एक पक्षी है, कौवा। तो ये दोनों में लगभग साइज में अंतर थोड़ा सा ही होता है, साइज में थोड़ा सा ही अंतर है कौवा और तोता का। लेकिन इसके देखिए, इसके जीवन काल में डिफरेंस कितना है। इसके जीवन काल में 140 वर्ष है तोता का, कौवा का मात्र 15 वर्ष। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी जीव का उसके साइज से उसके जीवन काल का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे साइज पर निर्भर नहीं करता है कि वह कितने दिन तक जिएगा। जैसे कि एक अमीबा होता है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वो अमर है, वो कभी नहीं मरता है, वो अमर है, वो हम सब दिन जिया रहता है, अमर है। अब बाकी हम लोग है, जितना भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म है, जितना भी प्लांट है, जितना भी जीव है, वो सब जो है एक अंत समय के बाद उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो अमीबा एक कोश के जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है अमर है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। और सब भी कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे मेफ्लाई, उसका जीवन काल जो होता है 1 दिन का ही होता है। उसके कुछ जो है तितली 1 से 2 सप्ताह तक का होता है। इस तरह फ्लाई 1 से 2 सप्ताह का होता है। इसी तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का ये हो गया हमारा कि उसका जीवन काल कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं इसको मिटा दूँगी थोड़ी देर में। ठीक है, अब मैं मिटा देती हूँ। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है जीवन काल। अब हम लोग इसके चैप्टर के बारे में चैप्टर पे आते हैं। अब आते हैं, ये जो अपनी संख्या जीव है, अपनी संख्या को किस तरह बनाए रखती है, अपने अस्तित्व को किस तरह बरकरार रखती है, उसके लिए एक क्रिया होती है जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन क्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने संतति को बनाए रखती है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे, ये क्रिया कैसे होती है? जब यह मैच्योर होती, कोई भी जीव मैच्योर होता है, अपने संतति, अपने जनरेशन को आगे चलाने के, आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। फिर वह जो उत्पन्न संतति है वो भी एक समय आने पर वो भी अपना रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन क्या है? इसका सिंपल भाषा में हो जाएगा, जनन वह जैविक क्रिया है जनन वह जैविक क्रिया है और एक जैविक क्रिया है जिसके द्वारा इसके द्वारा कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो जनन वह क्रिया है, जनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अब जनन होगा किस तरह के, अब इसके आधार पर, पार्टनर की उपस्थिति के आधार पर जनन को दो वर्गों में बांटा गया है। जनन two types of reproduction। रिप्रोडक्शन जो है दो तरह के हुए, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार हुए। पहला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले एसेक्सुअल की बात करते हैं। पहला एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी हो जाएगा अलैंगिक जनन। फिर दूसरा है लैंगिक जनन। ये जनन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट ही भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन जो है इसमें सिंगल पेरेंट की उपस्थिति होती है। इसमें एक ही जीव के द्वारा अपने शरीर को खंडों में विभक्त कर लेगा, अपने शरीर के किसी पार्ट के द्वारा थोड़ा सा कुछ ब्लड निकलेगा, मुकुल निकलेगा, उससे शरीर को तोड़ के अलग कर देगा तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म, एक जीव बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। तो इसका एक डिफिनेशन ऐसा हो सकता है कि रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। या इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इसमें बिना युग्मकों के फॉर्मेशन हुए ही
बिना इसमें युग्मकों के मिलन के ही नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें जब सिंगल पेरेंट का जब अपने शरीर को डिवाइड कर लेता है उसमें युग्मक का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। वो युग्मक का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसीलिए इसमें इसको बोल सकते हैं सिंगल पेरेंट जो है वो हो जाएगा हमारा अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको साफ करके मैं उसके बाद बताती हूँ अलैंगिक जनन क्या होता है और किस में पाया जाता है अलैंगिक जनन। ये चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस में अलैंगिक जनन पाया जाएगा और किस में अलैंगिक जनन पाएगा, और अलैंगिक जनन किस किस तरह के होते हैं, किन किन विधियाँ होती है अलैंगिक जनन की। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन क्या है, इसका डिफिनेशन लिखते कुछ चलते हैं। यह जनन की वह प्रक्रिया है यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसमें बिना युग्मक के जिसमें बिना युग्मक के संलयन के ही वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक के संलयन के नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नए जीव की उत्पत्ति वह जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें बिना युग्मक के संलयन के नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल अपने कुछ गुणों के आधार पर यह अलैंगिक जनन की क्रिया हो जाती है। इसे बहुत से टाइप में बांटा गया अलैंगिक जनन को, जिससे कि अपने शरीर को जब डिवाइड कर लेता है उसके आधार पर बोला जाता है विखंडन, जिसको बोला फ्यूजन, ये भी विखंडन जो है बाद में दो तरह का रूप ले लेता है, उसको भी यहाँ पे विखंडन को द्विखंडन भी बोलते हैं। जब शरीर को दो भागों में डिवाइड करेगा तो उसे हम द्विखंडन कहेंगे। अब एक से अधिक खंडों में विभाजित करेगा तो उसको बहुखंडन बोलेंगे। द्विखंडन का होता है बाइनरी फ्यूजन, इसको बोला जाता है बहुविखंडन को। बहुविखंडन लिखिए या बहुखंडन लिखिए एक ही बात है, MULTI मल्टीपल फ्यूजन। ओके, अब विखंडन जो है दो तरह का हो गया। अब होता है नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का एक टर्म है वो है मुकुलन। मुकुलन को बडिंग कहते हैं। बडिंग, ये भी बडिंग दो तरह का होता है। जब शरीर के बाहर बड निकलता है तो उसको इसका बहिर्मुकुलन,
अंतः, अंतःमुकुलन, बहिर्मुकुलन, अंतःमुकुलन। इंडोजीनस, इसको बोला जाता है इंडोजीनस बडिंग, इसको बोला जाता है इक्सो। एक्सोजीनस बडिंग। अभी तक हम 2 लैंगिक जनन के बारे में जाने, विखंडन के बारे में, मुकुलन के बारे में। तीसरा है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। फिर होता है किण्वन, फ्रेगमेंटेशन, और एक होता है कायिक जनन। उससे पहले एक होता है स्पारुलेशन, बीजाणु जनन। स्पारुलेशन। और एक और नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और है एक लास्ट है कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, याद दे देते हैं इसी में, रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि विखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, पुनरुद्भवन, किण्वन और बीजाणु जनन, स्पारुलेशन और कायिक जनन क्या है। विखंडन जो है, या इसमें क्या होता है, कोई भी जीव अपने शरीर को खंडित कर लेता है, कई भागों में, कई टुकड़ों में खंड करके नए जीव की, नई संतति की उत्पत्ति कर लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं विखंडन। विखंडन नाम से ही स्पष्ट है कि खंड करेगा, अपने शरीर को टुकड़ों में डिवाइड करेगा, तो उसी के आधार पर विखंडन है। तो विखंडन जब कोई जीव अपने शरीर को 2 खंडों में डिवाइड करेगा तो उसके बोलेंगे हम द्विखंडन, और अपने शरीर को कई खंडों में, कई टुकड़ों में, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में डिवाइड कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे बहुखंडन, बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन। ये क्या है, बहुत ही ये एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है। ये जो जितना भी अलैंगिक जनन है ये निम्न कोटि के जीवों में होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वह उच्च कोटि के जंतुओं में होता है, मतलब बहुकोशिकीय जीवों में। और लैंगिक जनन देखा जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है, और अलैंगिक जनन होता है निम्न कोटि के छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन देखा जाता है। विखंडन का एक उदाहरण होता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का जीव है अमीबा। इसके अंदर एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव है। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे 5, 6, 7 स्टैंडर्ड से ही, कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। उसका सारा एक ही कोशिका पे निर्भर होता है, एक ही कोशिका में उसका सारा खाना पानी एक ही में होता है। इसी के द्वारा ये क्रमांकुंचन करके इसी वर्ज्य पदार्थ जो होता है उसको निकाल देता है। और किसी को भोजन को लेना है, यहाँ पे भोजन है, तो उसको अपना साइज को हमेशा, ये एक कोशिकीय जीव अमीबा जो अपने साइज को बदलते रहता है, एक जैसा साइज हमेशा नहीं रहता। जैसे कभी बादल आप लोग देखे होंगे, जो बादल बारिश होने वाली रहती है तो बादल आकाश में, आसमान में रहते हैं, वो क्या होता है, उड़ते रहता है। इधर कुछ आपका शेप, कुछ समय देखेगा उसका शेप कैसा होगा, कुछ समय जाएगा तो उसका शेप बदल जाता है, तो वो उड़ते रहता है। उसी तरह अमीबा होता है, अमीबा भी अपना आकार बदलते रहता है, अपने अनुकूल के अनुसार, अनुकूल वातावरण के अनुसार अपना बदलते रहता है उसका शेप। तो यहाँ पर अगर यदि भोजन है तो उसको फिर ऐसे पहले जाएगा, उसके बगल वगल खिसकते रहता है, तो उसको जाने के लिए पहले यहाँ पर सिकुड़ेगा। अमीबा है, इसको लेने के लिए, भोजन करने के लिए सिकुड़ते सिकुड़ते आता है, और भोजन के जब करीब आ जाएगा तो अपना अंग को फैलाकर इस तरह कर लेता है। फिर अब इसको भोजन को, एक अंदर में भोजन को ले लिया, ये क्या हो गया, भोजन, फूड, ये फूड,
ये भोजन को अंदर करना। जब इसका पूरा पाचन हो जाता है तो ये पूरा पाचन हो गया, इसको निकालना है तो क्या होता है, इसमें क्रमाकुंचन होता है। जैसे हम लोग का शरीर सब सिकुड़ जाता है ना कोई भी चीज़, उसी तरह इसमें क्रमाकुंचन होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करता है, इसको अपना शेप को बदलेगा और इस भोजन को साइड में लाएगा। इसमें ये जो आकार जो बदल रहा है अपना, इसको सीडोपेडिया, कृत्रिम पाँव होता है। इसको कृत्रिम पाँव बोलते हैं, होता नहीं है, ये तो अपना ही साइज को ना बदल कर दिखा रहा है, तो कृत्रिम पाँव होता है। और इसके बाद यहाँ से इसका जो भोजन का पाचन होता है वो खाद्यान्नी में होता है। खाद्यान्नी जो यहाँ जहाँ पे हो रहा है वो खाद्यान्नी है, और यहाँ से इसको निकाल देता है, अपना आकार को बदल कर अमीबा अपना भोजन निकाल देता है। निकाल दिया। इसी तरह एक अमीबा हो गया। अमीबा का जीवन काल एक कोशिका से ही काम चल जाता है। हम लोग में क्या है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोग में क्या होता है कि हमारे लोग के पास भोजन करने के लिए मुँह हुआ है, उसे पचाने के लिए छोटी आंत है, बड़ी आंत हम लोग का पाचन तंत्र है, सांस लेते हैं तो हम लोग में श्वसन तंत्र पाया जाता है, और हम लोग को जो सुनते हैं सबका अपना अपना श्रवण तंत्र है, सुनने के लिए, खाने के लिए, पुणे का अपना एक तंत्र है, सिस्टम है, क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, उसके लिए एक नया नया ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को डिवाइड कर लेता है। तो डिवाइड कैसे करेगा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा अपने शरीर को डिवाइड करके पहले अपना शरीर को ऐसे करेगा, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर केंद्रक को लंबा हो जाएगा एक स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, कुछ इस तरह अपना साइज, शरीर का साइज को थोड़ा सा लगा रहेगा और ये भी बन जाएगा। अब 2 सेल बन जाएगा, 2 केंद्रक बन जाएगा, न्यूक्लियस। और फिर नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक अलग बन जाएगा। ये बन गया हमारा डॉक्टर अमीबा। डॉक्टर अमीबा। इसी तरह अमीबा में क्या हुआ, अपने शरीर को डिवाइड कर लिया, टुकड़ों में खंडित कर लिया। इसीलिए आधार पर बोलते हैं कि अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, बहुविखंडन। उसी तरह अमीबा जो एक अमीबा है अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित भी कर सकता है, तो उसको बोलेंगे बहुखंडन। ठीक, अब तो समझ में आ गया क्या है। तो विखंडन क्या है, विखंडन एक अलिंगी जनन की वो प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, अपने शरीर को कई खंडों में कई टुकड़ों में बांटकर उससे नए संतति की उत्पत्ति करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहेंगे। विखंडन का एग्जाम्पल हो गया हम लोग का अमीबा पैरामीशियम। उसी तरह होता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि मुकुलन में, हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन में क्या होता है, शरीर के ऊपर उभार बनते हैं, शरीर के ऊपर उभार बनते हैं। तो शरीर के ऊपर उभार कैसे आएगा, जैसे ये हाइड्रा है। हाइड्रा आप लोग कभी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। इस तरह का हाइड्रा है, एक हाइड्रा है, क्या नाम है इसका, हाइड्रा। हाइड्रा जो है, ये हाइड्रा है। तो जब ये जनन काल में जाता है, मतलब इसको रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है, तो ये क्या होता है, उसके शरीर पर इस तरह का पतला नुमा, पहले एक स्टेप में पतला मुकुल निकलता है, इसको हम लोग बड बोलते हैं। ये इसका मुख है, माउथ। ये इसको बोलते हैं बड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये और मोटा हो जाता है, हाइड्रा बनेगा वैसे ही। ये और थोड़ा मोटा हो गया, ये और थोड़ा मोटा हो गया, इसको बोलते हैं। ये और मोटा हो गया तो बड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और ज़्यादा मोटा हो जाता है। और ज़्यादा मोटा हो गया, मोटा हो गया ऐसा। और फिर और एक स्टेप में क्या होता है, पूरा एकदम मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर अलग हो जाता है। मैच्योर मैं यही दिखा देती हूँ, तो जगह कम है। और ज़्यादा मोटा हो जाता है और एक हाइड्रा से टूटकर अलग होकर नया हाइड्रा बन जाता है, यहाँ से टूट जाता है। नया हाइड्रा बन जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग डॉटर हाइड्रा। तो बोलते हैं पुत्री कोशिका, मातृ कोशिका होता है जो मदर सेल से बना होता है, और जो बन जाता है हमारा डॉटर, उसको बोलते हैं पुत्री कोशिका। तो इसमें देखिए
हाइड्रा था। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल निकलता है जिसको हम लोग बड बोलते हैं। वो बड आगे तेज़ी से विकास करता है और थोड़ा मोटा हो जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा सेम टू सेम इस हाइड्रा के अपने पेरेंट्स हाइड्रा की तरह सेम हो जाता है। तो अपने शरीर को अलग हो जाता है, माता के शरीर से अलग होकर नया एक हाइड्रा बन जाता है। इस तरह का जो जनन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन भी है, दो तरह का मुकुलन होता है, बहिमुकुलन और अंतर्मुकुलन। बहिजात या अंतर्जात मुकुलन बोल सकते हैं। अंतर्जात या बहिजात, जात लगा दीजिए, नहीं तो बहिमुकुलन अंतर्मुकुलन वो भी ठीक है। बहिजात मतलब जब यह मुकुलन जो है, यहाँ पे हम लोग देखें मुकुलन क्या था, बाहर में आया निकल रहा था ना बाहर में, यह मुकुलन। जब यही मुकुलन क्या होगा, जीव शरीर के अंदर भीतर में मुकुलन जब निकलेगा तब उसको बोलेंगे अंतःजात मुकुलन। ये क्या हाइड्रा का उदाहरण है बहिजात मुकुलन का। एक होता है स्पंज। स्पंज समुद्री जीव है। स्पंज में क्या होता है कि अंतर्जात मुकुलन निकलता है, मतलब उसके शरीर के अंदर मुकुलन निकलता है। तो मुकुलन शरीर के अंदर कैसे लगता है, ये जीव है, मान लीजिए स्पंज है, इसके स्पंज एक से अधिक मुकुल भी निकल सकता है। तो मुकुलन इस तरह से निकलता है अंदर में, स्पंज में इस तरह मुकुलन निकलता है। ये भी अब अंदर में बहुत अच्छा, बहुत मैच्योर हो जाता है। पूरा मैच्योर होने के बाद क्या होता है, अपने पेरेंट्स से अलग होकर जीव बना लेता है। तो ये बन गया, ये क्या है, स्पंज। स्पंज में बहिजात अंतर्जात मुकुलन हम लोग देखे। स्पंज में अंतर्जात मुकुलन होता है। मुकुलन जो होता है जीव शरीर के अंदर होता है, इसीलिए स्पंज में बोला जाता है अंतर्जात मुकुलन, इंडोजीनस बडिंग। अब दूसरा जो है अलैंगिक जनन का एक पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन में क्या होता है, अपने शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर लेता है, कई खंडों में। मतलब एक बनाते हैं, एक जीव का नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करती है, वो अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित कर लेती है। कई खंडों में प्लेनेरिया कुछ इस तरह का होता है। कई खंडों में विभाजित कर लिया। यह क्या करता है, कई खंडों में, एक यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए। तो एक 4 सेगमेंट बना, नंबर 1, 2, 3, 4। तो एक प्लेनेरिया से 4 जो संतति होगा 4 तरह का बन जाएगा। तो उसी तरह एक प्लेनेरिया से 4 संतति बन जाएगा। ये अपने शरीर को डिवाइड करके बना लिया। तो 4 संतति बन गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर 1 पार्ट का है, 2 नंबर पार्ट का ये है, 3 नंबर ये प्लेनेरिया जीव होता है। ये भी समुद्री जीव है, अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित करके अपना रिप्रोडक्शन की क्रिया पूरा करता है, अपने अस्तित्व को इस संसार में वातावरण बनाए रखता है। पुनरुद्भवन को देखिए, पुनरुद्भवन में अपने शरीर को कई खंडों में विभाजित करके नए संतति की उत्पत्ति कर लेगा। किण्वन में क्या होता है, किण्वन किसी वातावरण में, पहले तो वो रहता है प्रतिकूल वातावरण में। किण्वन प्रतिकूल वातावरण में होता है, प्रतिकूल वातावरण में होता है कोई भी जीव। इसको जब अनुकूल वातावरण आता है तो चारों तरफ अपने एक पतली आवरण का निर्माण कर लेता है, उसमें जनरेशन करके बहुत सारा जीव बना लेता है किण्वन में। किण्वन का उदाहरण जब हम लोग डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो अपने गूँथने में जो मीठा सोडा का यूज़ करते हैं ना, वो किण्वन के द्वारा ही आटा में बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो फ्रेगमेंट हो जाता है आटा में, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का इडली जो होता है, डोसा होता है, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है। जलेबियाँ जो खाते हैं एकदम टेस्टी क्रंची जलेबियाँ होती है, ये मीठा सोडा जो डालते हैं। खमीर ईस्ट जो होता है, ईस्ट जीव है, ईस्ट जो जीव है, एक उसके जीव है, ईस्ट डाला जाता है, जिसको इसका हिंदी होता है खमीर। जिसके कारण क्या होता है, जलेबियाँ हमारी होती है जो टेस्टी बनती है, कड़कड़ बनती है, खस्ता बनती है, इस ईस्ट के कारण। ईस्ट जो होता है उसमें आटा में जब गूँथते समय ईस्ट को डाल दिया जाता है, और जो ईस्ट उसको आटा को 2-3-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है, तो
फ्रेगमेंटेड होकर मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया करके अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो उसके कारण आटे में उसकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से तभी बढ़ जाती है 3-4 घंटे के बाद। जब उसको हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनती है, ईस्ट के कारण ही। इस कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हम लोग के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे हम लोग के लिए अभी जो हम लोग का एक आया वायरस, कोरोना वायरस, क्या सूक्ष्मजीव ही है लेकिन हम लोग कितना घातक है, पूरा विश्व महामारी बन चुकी हुई है, ईस्ट है। इसी तरह का इस तरह का जो रिप्रोडक्शन देखें हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग किण्वन। फ्रेगमेंटेड होकर अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। पहले तो रहता है प्रतिकूल वातावरण में, जब अनुकूल अपने इस अनुकूल वातावरण मतलब कि हम लोग के लिए जब हम जिस वातावरण में हम अनुकूल हैं, हम लोग रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी गर्मी आ जाएगा, बारिश बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो हम लोग एकदम बेचैन हो जाएंगे, बोलिए एसी चला, ठंडा चला, पंखा चला, वो भी काम नहीं करे, बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, तो हम लोग के लिए वो क्या है, प्रतिकूल वातावरण है। जब इसका हम लोग के लिए अभी जो हम जिस वातावरण में अभी हम रह रहे हैं वो हो गया हम लोग का अनुकूल वातावरण। ठीक, तो अनुकूल वातावरण में जब आता है तब वो अब फ्रेगमेंटेड होकर अपने संख्या में वृद्धि कर लेता है, वो किण्वन के द्वारा। किण्वन भी एक अलैंगिक जनन का विधि। अब बीजाणु जनन में क्या होता है, ये भी है इस तरह का ही, किण्वन की तरह का ही बीजाणु जनन है। इसमें होते हैं चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु को जूस्पोर बोलते हैं, अचल बीजाणु को कोनेडिया बोलते हैं। इसमें निकलता है जीवाणु के, ये भी अपने वातावरण से ठीक होकर इसको बताएंगे बीजाणु जनन को अच्छे से। और देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन जो है ये है पौधों में पाया जाता है। पौधों के जो कायिक भाग होते हैं, फ्लावर को छोड़कर, विदाउट फ्लावर, विदाउट फ्लावर जो प्लांट है, फ्लावर को पादप के पुष्प को छोड़कर बाकी जो शेष बह गया रेस्ट, जैसे तना हो गया, लिख देती हूँ मैं, तना, पत्ती, जड़, अपस्थानिक कलिका, जड़, ठीक, ये तीनों जो हो गया, ये हो गया कायिक भाग, प्लांट का ये कायिक भाग हो गया। तो इसके द्वारा जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होगा तब होगा वो कायिक जनन होगा। और जब फ्लावर से होगा रिप्रोडक्शन की क्रिया तो वो लैंगिक जनन के द्वारा फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, तो इसको हम कायिक जनन कहते हैं। पौधों में जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कायिक जनन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे क्या ये सब क्या होता है, इसका डिफिनेशन के साथ इसके कितने एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, बाय।